मित्रों नमस्कार। मैं अमित राम केवट, अतिथि व्याख्याता हिंदी, शासकीय महाविद्यालय लोरमी। आज हम एमए हिंदी द्वितीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में शामिल कहानीकार यशपाल का सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे। यशपाल जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी सशक्त कहानीकार थे। उनकी लेखनी ने उस काल के हो रही घटनाओं का विलक्षण विवेचना कर लिपिबद्ध किए थे। हम उनकी कुछ साहित्यिक विशेषताओं के साथ उनका सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे। यशपाल हिंदी साहित्य के प्रेमचंदोत्तर युगीन कथाकार है। ये विद्यार्थी जीवन से ही क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े थे। इन्हें साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। यशपाल हिंदी साहित्य के उदीयमान कहानीकार, उपन्यासकार थे। सामान्य इनके परिचय हैं। यशपाल जन्म 3 दिसंबर 1903 फिरोजपुर छावनी पंजाब। मृत्यु 26 दिसंबर 1976 वाराणसी उत्तर प्रदेश भारत। व्यवसाय उपन्यासकार, कहानीकार, राष्ट्रीयता भारतीय। इनके कालावधि है आधुनिक काल। विधा इनके कहानी और उपन्यास है। विषय प्रगतिशील साहित्य। साहित्यिक आंदोलन प्रगतिवाद के प्रवर्तक रहे। उल्लेखनीय कार्य या जो इनकी रचना है झूठा सच, जो भारत विभाजन पर केंद्रित है। दिव्या। आइए इनके कुछ जीवन के पहलुओं को भी ध्यान देते हैं। यशपाल का जन्म 3 दिसंबर 1903 को पंजाब में फिरोजपुर छावनी में एक साधारण खत्री परिवार में हुआ था। उनकी मां श्रीमती प्रेम देवी वहां अनाथालय के एक स्कूल में अध्यापिका थी। यशपाल के पिता हीरालाल एक साधारण कारोबारी व्यक्ति थे। उनका पैतृक गांव रंघाड़ था, जहां कभी उनके पूर्वज हमीरपुर से आकर बस गए थे। पिता की एक छोटी सी दुकान थी और लोग उन्हें लाला कहते पुकारते थे। बीच बीच में वे घोड़े पर सामान लादकर फेरी के लिए आसपास के गांवों में भी जाते थे। अपने व्यवसाय से जो थोड़ा बहुत पैसा उन्होंने इकट्ठा किया था, उसे वे बिना किसी पुख्ता लिखा पढ़ी के हथ उधारू तौर पर सूद पर उठाया करते थे। अपने परिवार के प्रति उनका ध्यान नहीं था, इसलिए यशपाल की मां अपने 2 बेटों यशपाल और धर्मपाल को लेकर फिरोजपुर छावनी में आर्य समाज के एक स्कूल में पढ़ाते हुए अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा के बारे में कुछ अधिक ही सजग थी। यशपाल के विकास में गरीबी के प्रति तीखी घृणा, आर्य समाज और स्वाधीनता आंदोलन के प्रति उपजे आकर्षण के मूल में उसकी मां और इस परिवेश की एक निर्णायक भूमिका रही है। यशपाल के रचनात्मक विकास में उसके बचपन में भोगी गई गरीबी की एक विशिष्ट भूमिका थी। अंग्रेजी राज और यशपाल जी। अपने बचपन में यशपाल ने अंग्रेजों के आतंक और विचित्र व्यवहार की अनेक कहानियां सुनी थी। बरसात या धूप से बचने के लिए कोई हिंदुस्तानी
अंग्रेजों के सामने छाता लगाए नहीं गुजर सकता था। बड़े शहरों और पहाड़ों पर मुख्य सड़कें उन्हीं के लिए थी। हिंदुस्तानी इन सड़कों के नीचे बनी कच्ची सड़क पर चलते थे। यशपाल ने अपने होश में इन बातों को सिर्फ सुना, देखा नहीं, क्योंकि तब तक अंग्रेजों की प्रभुता को अस्वीकार करने वाले क्रांतिकारी आंदोलनों की चिंगारियां जगह जगह फूटने लगी थी। लेकिन फिर भी अपने बचपन में यशपाल ने जो कुछ भी देखा वह अंग्रेजों के प्रति घृणा भर देने को काफ़ी था। वे लिखते हैं, मैंने अंग्रेजों को सड़क पर सर्वसाधारण जनता से सलामी लेते देखा, हिंदुस्तानियों को उनके सामने गिड़गिड़ाते देखा है, इससे अपना अपमान अनुमान किया है और उनके प्रति विरोध अनुभव किया। अंग्रेजों और प्रकारांतर से ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध अपनी घृणा के संदर्भ में यशपाल अपने बचपन की दो घटनाओं का उल्लेख विशेष रूप से करते हैं। इसमें से पहली घटना उनके 4-5 वर्ष की आयु की है। तब उनके एक संबंधी युक्त प्रांत के किसी कस्बे में कपास ओटने के कारखाने में मैनेजर थे। कारखाना स्टेशन के पास ही काम करने वाले अंग्रेजों के 2-4 बंगले थे। आसपास इन लोगों का खूब आतंक था। इनमें से एक बंगले में मुर्गियां पली थी जो आसपास की सड़क पर घूमती फिरती थी। एक शाम यशपाल उन मुर्गियों से छेड़खानी करने लगे। बंगले में रहने वाली मेम साहिबा ने इस हरकत पर बच्चों को फटकार दिया, शायद गधा या उल्लू जैसी कोई गाली भी दी। 4-5 वर्ष के बालक यशपाल ने भी उसकी गाली का प्रत्युत्तर गाली से ही दिया। जब उस स्त्री ने उन्हें मारने की धमकी दी तो उन्होंने भी उसे वैसे ही धमकाते हुए जवाब दिया और फिर भागकर कारखाने में छिप गए। लेकिन घटना यूं ही टाल दी जाने वाली नहीं थी। इसकी शिकायत उनके संबंधी से की गई। उन्होंने यशपाल की मां से शिकायत की और अनेक आशंकाओं और आतंक के बीच यह भी बताया कि इससे पूरे कारखाने के लोगों पर कैसा संकट आ सकता है। फिर इसके परिणाम का उल्लेख करते हुए यशपाल लिखते हैं, मेरी मां ने एक छड़ी लेकर मुझे खूब पीटा। मैं जमीन पर लोट-पोट गया परंतु पिटाई जारी रही। इस घटना के परिणाम से मेरे मन में अंग्रेजों के प्रति कैसी भावना उत्पन्न हुई होगी, यह भाप लेना कठिन नहीं है। आर्य समाज और कांग्रेस वे पड़ाव थे जिन्हें पार करके यशपाल अंततः क्रांतिकारी संगठन की ओर आए। उनकी मां उन्हें स्वामी दयानंद के आदर्शों का एक तेजस्वी प्रचारक बनाना चाहती थी। इसी उद्देश्य से उनकी आरंभिक शिक्षा गुरुकुल कांगड़ी में हुई। आर्य समाजी दमन के विरुद्ध उग्र प्रतिक्रिया के बीज उनके मन की धरती पर यही पड़े। यही उन्हें पुनरुत्थानवादी प्रवृत्तियों को भी निकट से देखने समझने का अवसर मिला। अपनी स्वाधीनता का कचोट भरा अनुभव भी उन्हें यही हुआ। अपने बचपन में भी गरीब होने के अपराध के प्रति वे अपने को किसी प्रकार उत्तरदायी नहीं समझ पाते। इन्हीं संस्कारों के कारण वे गरीब के अपमान के प्रति कभी उदासीन नहीं हो सके। कांग्रेस यशपाल का दूसरा पड़ाव थे। अपने दौर के अनेक दूसरे लोगों की तरह वे भी कांग्रेस के माध्यम से ही राजनीति में आए। राजनैतिक दृष्टि से फिरोजपुर छावनी का एक शांत जगह था। छावनी से 3 मील दूर शहर के लेक्चर और जलसे होते रहते थे। खद्दर का प्रचार भी होता था। 1921 में असहयोग आंदोलन के समय यशपाल 18 वर्ष के नवयुवक थे। देश सेवा और राष्ट्रभक्ति के उत्साह से भरपूर
विदेशी कपड़ों की होली के साथ वे कांग्रेस के प्रचार अभियान में भी भाग लेते थे। घर के ही लुग्गड़ से बने खद्दर के कुर्ता पैजामा और गांधी टोपी पहनते थे। इसी खद्दर का एक कोट भी उन्होंने बनवाया था। बार बार मैला हो जाने से ऊबकर उन्होंने उसे लाल रंगवा लिया था। इस काल में अपने भाषणों में ब्रिटिश साम्राज्य विरोधी आंकड़ों के स्रोत के रूप में वे देश दर्शन नामक जिस पुस्तक का उल्लेख करते, वह संभवतः 1904 में प्रकाशित सखाराम गणेश देउस्कर की बाला पुस्तक देशेर कथा है। भारतीय जनमानस पर जिसकी छाप व्यापक प्रतिक्रिया और लोकप्रियता के कारण ब्रिटिश सरकार ने जिस पर पाबंदी लगा दी थी। गांधीवाद महात्मा गांधी और गांधीवाद से यशपाल के तात्कालिक मोह भंग का कारण भले ही 12 फरवरी सन 1922 को चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी द्वारा आंदोलन के स्थगन की घोषणा रहा हो, लेकिन इसकी शुरुआत और पहले हो चुकी थी। यशपाल और उसके क्रांतिकारी साथियों का सशस्त्र क्रांति का जो एजेंडा था, महात्मा गांधी का अहिंसा का सिद्धांत उसके विरोध में जाता था। महात्मा गांधी द्वारा धर्म और राजनीति का घालमेल उन्हें कभी बुनियादी रूप से गलत लगता था। मैट्रिक के बाद लाहौर आने पर यशपाल नेशनल कॉलेज में भगत सिंह, सुखदेव और भगवती चरण बोहरा के संपर्क में आए। नौजवान भारत सभा की गतिविधियों में उनकी व्यापक और सक्रिय हिस्सेदारी वस्तुतः गांधी और गांधीवाद से उनके मोह भंग की एक अनिवार्य परिणाम थे। नौजवान भारत सभा के मुख्य सूत्रधार भगवती चरण और भगत सिंह थे। मित्रों नमस्कार। पहले भाग में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। आगे यशपाल जी के बारे में हम दूसरे अंक पर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।